हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब सान को जूचैंग का कॉल आया था और उसने कहा था कि क्या वो तैयार है अपनी डेट के साथ अपकमिंग स्कूल फेयरवेल के लिए। अब उसके आगे जान तुरंत अपने बिस्तर से लगभग फुदक कर नीचे उतरता है और जितनी तेज़ी से वो नीचे उतरा था उतनी ही तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे ईबो यहीं कहीं नीचे मिल जाएगा जैसे कि हर रोज़ मिलता है। पर अफसोस वो घड़ी देखना भूल गया था जिसमें ऑलरेडी हम 11 बज चुके थे। और जैसे इंसान उन सीढ़ियों से दर की आवाज़ कर उतरा, उसने ना जाने कितने सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, स्पेशली एक शख्स का जो कि बहुत हैरान परेशान होकर इधर से उधर घूम रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि फैंशिंग थी। और जैसे ही उसने जान को देखा वो भाग कर जान के पास गई और लगभग उसे झकझोरते हुए कहा, तुम कहाँ थे? जान भी फैंशिंग के इस सवाल से और इसकी हरकतों से थोड़ा सा जैसे कि फ़ोन हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने कंपोजर को मेंटेन करते हुए कहा, मैं कहाँ था? मैं तो यहीं था। पर तुम्हें क्या हुआ फैंशिंग? इतनी ज़्यादा नर्वस और इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो? फैंशिंग ने लगभग जान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, सीरियसली ये सवाल मुझसे तुम पूछ रहे हो? तुम जिसने पूरा घर लगभग 1 घंटे में सर पर उठा लिया। और हाँ, तुम्हें पता है एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुम घर छोड़कर भाग गए हो। और मैं बस अभी मास्टर को कॉल लगाने ही वाली थी। आई स्वेयर जान, मैं डर गई थी। फैंशिंग की ऐसी बातें सुनकर जान का लगभग पारा हाई हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक तो सुबह फैंशिंग की ऐसी हालत, ऊपर से उसकी ऐसी उलूल जुलूल बातें जो जान के लगभग सर के ऊपर से जा रही हैं। इसीलिए वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों करके फैंशिंग को देख रहा था या ये पता करने की कोशिश कर रहा था कहीं सुबह फैंशिंग हाई तो नहीं है। वहीं जान को खुद को इस तरीके से देखते हुए फैंशिंग ने लगभग मुंह बनाते हुए कहा, अब बोलो भी, तुम कहाँ थे? जान ने कहा, ऑफ कोर्स अपने रूम में था। फैंशिंग ने कहा, सीरियसली तुम्हारे रूम में? तुम्हारे रूम में जाकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई टॉर्नेडो आया है। जान, रूम की हालत बच्चे भी तुमसे ज़्यादा बेहतर रखते होंगे, लेकिन तुम हमेशा पूरे रूम को तबाह कर देते हो और उस चीज़ का हट जाना मुझे भुगतना पड़ता है। लेकिन सीरियसली वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये बताओ कल रात से लेकर सुबह तक तुमने क्या किया था रूम में? हाँ, तुम्हारे सारे कपड़े लगभग कबर्ड से बाहर थे, तुम्हारी एक्सेसरीज इधर से उधर पड़ी हुई थी, लाइट सारी ऑन थी, एसी भी चालू छूटा हुआ था और तुम्हारा पूरा बेड ऐसे मैस था जैसे कि तुमने पूरे वार्डरोब को उठाकर वहाँ पटक दिया हो। आखिर ये सब क्या है जान? सब कुछ ठीक तो है? क्या तुम कोई प्लानिंग कर रहे हो? अगर प्लानिंग कर रहे हो तो पहले ही मुझे बता दो ताकि मैं अपने सेफ गार्ड्स पहन लूँ और एक बड़ी सी स्पीच तैयार कर लूँ कि मुझे किस तरीके से मास्टर से माफ़ी मांगनी होगी। हाँ प्लीज़ जान, मुझे हार्ट अटैक मत देना। मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से, लेकिन जान ये सब वक्त ये सब कुछ सोचने का नहीं है। ओके प्लीज़ बी काम, बी पेशेंट और कोई भी रेकलेस कदम मत उठाना। फैंशिंग की बातें सुनकर जान को मन हंसने का भी कर रहा था और रोने का भी। ये फैंशिंग कितनी ज़्यादा ड्रामा मूवी देखती है, स्पेशली थ्रिलर वाली और सबसे सस्पेंस वाली। उसे क्या लग रहा है कि जान इतनी सी बात पर घर छोड़कर भाग जाएगा या फिर वो कुछ और करेगा? हाँ फैंशिंग, तुम कितनी स्टूपिड हो। जान अपने मन में सिर्फ यही कह रहा था, लेकिन फिलहाल उसे अपनी इस एंग्री लेडी को शांत करना था। इसीलिए उसने लगभग फैंशिंग के कंधों पर हाथ रखकर बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में कहा, फैंशिंग ब्रीथ, अदरवाइज तुम आज कम्प्लीटली एक्सप्लोड हो जाओगी। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ब्यूटीफुल सी फ्रेंड को खो दूँ। हाँ, ये कहते के साथ ही जान लगभग विजिल करता हुआ अपनी चेयर पर जा चुका था और जान का ऐसा मूड देखकर फैंशिंग ही नहीं बल्कि शूमा के भी लगभग तोते उड़ गए थे, क्योंकि जान कम्प्लीटली बहुत ही मेलोडियस मूड में था और उसका मूड और ज़्यादा ब्राइटन तब हो गया जब उसे अपना वो छोटा सा ब्यूटीफुल सा फ्रेंड वहीं सोफे पर बैठा हुआ नजर आया, जो जान को अपनी बहुत ब्यूटीफुल टुकुर आइज से देख रहा था। जान लगभग फुदक कर उसके पास पहुंचा और उसके फर को लगभग सहलाते हुए कहा, ओह माय प्रिंसेस, तुम जाग गई? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहते हुए वो उस ब्यूटीफुल सी कैट को स्नगल कर रहा था और कैट लगभग जान की इतनी सारी ओवरवेलमिंग बातें सुनकर थोड़ा सा स्कैर्ड हो गई थी। जान को इस तरीके से हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर शूमा ने कहा, लिटिल मास्टर, ये प्रिंसेस नहीं प्रिंस है। और रही बात इसके जागने की, तो ये बहुत सुबह ही जाग चुकी थी। जान लगभग शूमा की बातों को सुनकर थोड़ा सा फ्रॉन्ट हो गया था। उसने कहा, क्या ये प्रिंस है? बट मुझे तो लगा था ये प्रिंसेस है। देखिए ना कितनी ब्यूटीफुल है, इसकी आईज, इसके फर और ये कितना गोलू मोलू सी है। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा था कि इतना ब्यूटीफुल है तो ये प्रिंसेस ही होगी। ठीक है, वो जान अपनी उन ब्यूटीफुल सी आईज के साथ शूमा की तरफ देख रहा था। फैंशिंग ने लगभग टॉन्ट करते हुए कहा, इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर ब्यूटीफुल है तो वो प्रिंसेस ही होगी, क्या लड़के ब्यूटीफुल नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स, हमारा एक ब्यूटीफुल सा नया मेहमान देखो ना कितना ब्यूटीफुल है और कितना ज़्यादा अलर्टिंग है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये कहते हुए फैंशिंग जान के पास आ गई थी
जान ने लगभग मुंह बनाते हुए कहा, फैंशिंग, मैंने कितनी बार कहा है मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ, हैंडसम यंग बॉय। समझ आया तुम्हें? ये कहते के साथ ही उसने उस ब्यूटीफुल से कैट को अपनी बाहों में उठाया और फैंशिंग की तरफ देखने लगा। फैंशिंग ने कहा, ओ तो मेरा बेबी अभी तक बड़ा नहीं हुआ, अभी तक तुम बॉय ही हो। जान को अब रियलाइज हुआ था कि उसने खुद को बॉय कह दिया है, इसीलिए उसने खुद को करेक्ट करते हुए कहा, बॉय नहीं, हैंडसम यंग मैन। समझ आया? यंग मैन। अब तो मैं स्कूल से भी पास आउट हो चुका हूँ, बहुत जल्द यूनिवर्सिटी में आ जाऊंगा और गवर्नमेंट भी अपने मेरा सर्टिफिकेट दे देगी। तो फैंशिंग समझ लो, अब मैं एक हैंडसम यंग मैन हो चुका हूँ। मेरे भी बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे जो मेरी प्रेज करेंगे, तुम्हारी तरह नहीं जो मुझे ब्यूटीफुल कहकर चिढ़ाएंगे। समझ आया तुम्हें? ये कहते हुए उसने फैंशिंग को घूरा और फिर अपने उस ब्यूटीफुल से कैट को लगभग सहलाते हुए कहने लगा, आ माय प्रिंस, चाहे तुम प्रिंस हो या प्रिंसेस, तुम बहुत 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 क्यूट हो, बहुत सुंदर हो, हमेशा मेरे पास रहना, ओके? हम मैं और तुम इस पूरे घर में मिलकर बहुत मजा करेंगे और गागो भी अपने साथ मजा करवाएंगे। ये कहते के साथ वो उस कैट से बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस कैट को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपने इस ओवर एक्साइटेड मास्टर के पास से थोड़ा दूर जाना चाहती थी ताकि वो आराम से इस धूप के मजे ले सके जो कि वो पहले ले रही थी। पर जान की इस अपीयरेंस ने वो सारे मजे को किरकिरा कर दिया, इसीलिए वो बस जान को अनइंटरेस्टेड लुक के साथ देख रही थी। और उसका ऐसा लुक देखकर जान ने कहा, क्या तुम मुझे देखकर मुंह बना रही हो? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? हाँ, क्या हुआ तुम्हें किटन, बताओ मुझे। ये कहते के साथ जान उस कैट को टिकल करने लगा, लेकिन वो कैट जान से और ज़्यादा दूर भागने लगी। शुमा ने कहा, यंग मास्टर, आप जानते नहीं हैं, कैट थोड़ा ओवर सेंसिटिव होती हैं और जब कोई उनकी प्राइवेसी के अंदर इंटरफेयर करता है ना तो वो थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और इस वक्त वो रेस्ट कर रही थी तो आपको उसको रेस्ट करने देना चाहिए, आप उसके साथ थोड़ी देर बात खेल सकते हैं, ओके? ये बात सुनकर जान ने सिर्फ पाउट किया। तभी फैंशिंग ने आगे आते हुए कहा, हो सही कहा आपने शुमा, इसे आराम करना चाहिए और जान तुम्हें अपना हुलिया ठीक करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना नहा लेना चाहिए? घड़ी में लगभग 12 बज रहे हैं और तुम्हारा ब्रेकफास्ट जो अब ब्रंच बन चुका है कुछ देर बाद लंच बन जाएगा, उससे पहले तुम्हें उसे खा लेना चाहिए। व्हाट से? जान को एकदम से याद आया कि वो यहाँ आगे कर आया क्यों था, इसीलिए उसने तुरंत शुमा की तरफ देखते हुए कहा, शुमा गा कहाँ है? शुमा ने कहा, क्या? जान ने तुरंत भागते हुए उस कैट को उसकी जगह पर रखा और वापस आकर शुमा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने पूछा गा कहाँ है? शुमा थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी अपनी लिटिल मास्टर की ऐसी हरकतों को देखकर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी वॉइस को मेंटेन करते हुए कहा, लिटिल मास्टर, घड़ी में 12 बज रहे हैं और यंग मास्टर तो सुबह सुबह ही निकल जाते हैं, क्या आप भूल गए हैं? जान ने कहा, क्या कहाँ चले गए? माय गॉड, अब तो मुझे जल्दी से ऑफिस जाना ही होगा। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। ये कहते साथ साथ तुरंत सीढ़ियों पर भागता। इससे पहले फैंशिंग ने जान का हाथ पकड़ा और उसे लगभग तब खींचते हुए कहा, चल क्या रहा है? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछा था कि तुम पूरी रात कहाँ थे और अब तुम भाग रहे हो मुझे जवाब दिए बगैर। जान, तुम ऐसे नहीं जा सकते। पर इससे पहले कि फैंशिंग कुछ भी कहती, जान ने फैंशिंग की तरफ देखते हुए कहा, फैंशिंग, अभी मुझे जाना होगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और रही बात तुम्हारे सवाल की, तो मैं गा के साथ था, समझ आया तुम्हें? उनके रूम में, उनके बेड पर, उनकी एम्बुलेंस में। अब इसके आगे मुझसे कुछ मत पूछना। ये कहते के साथ उसने अपना हाथ फैंशिंग की बाहों से छुड़ाया और लगभग फुर्र की रफ्तार से वो सीढ़ियों पर दौड़ गया था। और फैंशिंग और शुमा तो वहाँ ऐसे खड़े रह गए जैसे कि अभी अभी उनके सर के ऊपर एक बिजली कड़की हो, क्योंकि दोनों को यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ भी उनके इस लिटिल मास्टर ने कहा। कुछ देर वो ऐसे ही खड़ी रही, लेकिन अगले पल दोनों अजीब तरीके से हंसने लगी। दोनों ने हंसते हुए कहा, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। एक के साथ दोनों अलग दिशा में चली गई जैसे कि अपना काम करने जा रही हूँ। लेकिन दोनों ने 2 कदम बढ़ाए ही थे, लेकिन अगले ही पल अपने कदमों को वापस समेट कर उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई जहाँ वो पहले थी और वही सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो सच कह रहे थे? फैंशिंग ने कहा, लगता तो मुझे ऐसा है। शुमा ने कहा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो जानती है ना? फैंशिंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, लेकिन वो कह रहा था और उसकी आंखें अलग ही चमक रही थी, या फिर वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा था? शुमा ने कहा, हाँ मुझे लगता है वो कोई ख्वाब ही देख रहे थे। हमारे पुअर लिटिल मास्टर कितने ज़्यादा क्रेव करते हैं यंगर मास्टर, कितने यंगर मास्टर। हाँ, क्या होगा इन दोनों का? फैंशिंग ने लगभग शुमा को तसल्ली देते हुए कहा, शुमा होगा, जान का ये सपना जरूर एक दिन सच होगा। आप और मैं सिर्फ इंतजार करेंगे और जान का सपोर्ट करेंगे जैसे कि हमेशा करते हैं। अभी फिलहाल तो उसने सपना देखा है तो उसे अपने सपने में ही रहने देते हैं, उसके इस ब्यूटीफुल से बबल को तोड़ते नहीं हैं, ओके? ये कहते हुए फैंशिंग ने स्माइल दी और शुमा ने भी एक अटपटी सी स्माइल देकर इस बात को खत्म कर दिया था। फैंशिंग ने कहा, शुमा, वैसे मैं जान के रूम में जा रही हूँ, देखती हूँ उसने वहाँ क्या उत्पात मचाया हुआ है। तब तक आप उसका लंच और ब्रंच तैयार कर दीजिए, जो भी आप समझना चाहें, ओके? वरना यंग मास्टर का गुस्सा जानती है ना आप। ये कहते के साथ वो हंसते हुए फाइनली सीढ़ियों पर चढ़कर जान के रूम की तरफ बढ़ गई थी और वहीं दूसरी तरफ शुमा ने एक नज़र उस कैट की तरफ देखा जो अब जाकर म्याऊं कर रही थी और वहीं फिर उन्होंने सर झटकते हुए कहा, तुम जब से नहीं बोली, हाँ नॉटी। इसके बाद वो फाइनली जान का वो ब्रंच तैयार करने के लिए जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ फैंशिंग जान के कमरे में पहुंची, लेकिन
इससे पहले कि वो कमरे में दाखिल हो पाती, उसके फेस पे आकर एक टी शर्ट लगती है जो कि जान ने अभी अभी अपने कपड़ों के सिलेक्शन में से बाहर फेंकी थी क्योंकि उसे वो नहीं चाहिए थी। और अभी ये चीज़ खत्म नहीं होती, जान उस कमरे के अंदर अपने कपड़ों के ही पूल में बैठा हुआ था, जिसे फैंशिंग को देखकर लगभग मिनी हार्ट अटैक तो आ ही गया था। फैंशिंग ने लगभग अपने दांत पीसते हुए कहा, शाओवीज, हाँ तुम ये क्या क्या बकवास कर रहे हो, हाँ कि तुम पागल हो गए हो। ये कहते कहते वो फाइनली कमरे में अपनी जगह बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। जान ने लगभग केयरलेसली कहा, फैंशिंग फैंशिंग, क्या तुम भूल गई हो? मुझे लैन बने हुए लगभग 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, पर तुम्हारी आदत नहीं बिगड़ी। मैं अब सिर्फ शाओ नहीं हूँ, मैं लान भी हूँ। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? हाँ तुम भी ना। ये कहते कहते जान अपने कपड़ों में से अपने कपड़ों को ढूंढ रहा था, न जाने क्या ढूंढ रहा था। फैशन ने कहा, अपनी बकवास छोड़ो और मुझे ये बताओ तुम क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? सारे कपड़ों को बिगाड़ना बंद करो, मुझे वापस इन्हें वार्डरोब में लगाना पड़ेगा। ये मेरे लिए मेहनत का काम हो जाएगा। जान बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये कहते साथ फैंशिंग जान के बगल में बैठ गई थी। जान ने पाउट बनाते हुए कहा, आई एम सॉरी फैंशिंग, मैं बिगाड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इस वक्त अपना वो बेबी ब्लू वाला हुडी चाहिए, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। वही हुडी जिसके अंदर व्हाइट कलर का कैप है। ठीक है, जान अपने उस हुडी के पूरे इंस्ट्रक्शन दे चुका था। फैंशिंग ने कहा, क्या वो स्काई ब्लू वाला हुडी? जान ने कहा, हाँ वही स्काई ब्लू वाला। फैंशिंग ने कहा, ओह वो जान, वो तुम्हें यहाँ थोड़ी मिलेगा, वो तो वार्डरोब में मैंने उससे ऊपर रखा था क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल है। पता नहीं उसमें क्या स्पेशल है। ये कहते हुए फैंशिंग अपने उसी वार्डरोब के अंदर से ऊपर से वो हुडी निकालने लगी और लगभग 10 सेकंड से भी कम समय में उसे वो हुडी मिल गया था। बिना किसी चीज़ को बिगाड़े हुए उसने हुडी लाते हुए कहा, लो तुम्हारा ये हुडी। जान ने कहा, थैंक यू फैंशिंग, तुम बहुत अमेजिंग हो। ये कहते के साथ उसने फैंशिंग को एक वार्म हग दिया और वो तुरंत अपने शावर लेने के लिए बाथरूम में जा चुका था। और वहीं फैंशिंग अभी भी स्टैंड खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आज जान की इतनी हाई स्पिरिट होने का कारण क्या है। खैर वो पूछ लेगी, पर फिलहाल उसे अभी इस कमरे को ठीक करना है जिसके अंदर अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, टॉर्नेडो सब कुछ आ चुका है। सारा डिजास्टर इस कमरे के अंदर हो चुका है क्योंकि उसने एक नज़र पूरे कमरे की तरफ दौड़ाई। ये कमरा ये उसकी जान लेकर छोड़ेगा किसी दिन। तभी जान की शावर में से आवाज़ आती है, फैंशिंग ज़रा मेरा बॉल पार्टी वाला वो जो इनविटेशन है प्लीज़ उसे ढूंढ कर देना, मुझे वो फेयरवेल पार्टी के लिए चाहिए प्लीज़। एक के साथ वो प्लीड कर रहा था। फैंशिंग ने इरिटेटिंग वॉइस में कहा, हाँ ढूंढती हूँ। इसके बाद वो नंबर में से उस इनविटेशन को ढूंढने लगी। अब लगभग 1 घंटे के बाद जान इस वक्त लगभग फुल स्पीड में फुल स्पीड में नहीं, उससे भी ज़्यादा तेज़ स्पीड में अपना वो ब्रंच कर रहा था और उसका पूरा मुंह बिल्कुल किसी स्टफ्ड पोटैटो की तरह लग रहा था। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल धीमे होने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि शुमा और फैंशिंग क्या क्या कर सकते थे कि जान धीरे खाओ, खाना कहीं भागे नहीं जा रहा। लेकिन जान को तो लगता बहुत जल्दी थी। उसने सारे खाने को खत्म करते हुए कहा, ओके मेरा हो गया। शुमा क्या आपने वो लंच तैयार कर दिया है? शुमा ने कहा, हाँ यंग मास्टर मैंने तैयार तो कर दिया, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? जान ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे काका के पास जाना है, तो आप प्लीज़ वो बैग मुझे दीजिए और हाँ मेरे प्रिंस का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। कहने के साथ उसने उस बैग को उठाया और बाहर की तरफ दौड़ गया था। फैंशिंग ने कहा, क्या मैं भी चलूँ? जान ने कहा, नहीं मैं चला जाऊँगा अपने आप। इसके बाद पूरे घर में लगभग आंधी तूफान मचाने के बाद शाओविजान अपने सफ़र के लिए निकल गए थे और वो सफ़र था लैंड कॉर्पोरेशन के लिए। वहीं लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ कैबिन में माहौल थोड़ा सा टेंस नजर आ रहा था क्योंकि दोनों दोस्त एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। यांग ने कहा, क्या सिर्फ यही बात है? युवा ने कहा, मैं सब कुछ तुम्हें बता चुका हूँ और तुम क्या जानना चाहते हो? यांग ने लगभग खड़े होते हुए कहा, हाँ तुम्हारी स्टोरी मैंने सुनी और इस स्टोरी सुनकर मैं लगभग अमेज्ड हूँ। सच में आज के ज़माने में भी ऐसा होता है? तुमने सिर्फ जान की हेल्प करने के लिए उसका प्रिंस चार्मिंग बन के उससे मैरिज की थी या फिर तुम्हारा मोटिव कुछ और था? हिकत के साथ यांग इबो को बहुत ही सस्पिशियस निगाहों से देख रहा था। यह सवाल सुनकर एकदम से वो फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? यांग ने कहा, ओ कम ऑन माय कोल्ड प्रिंस, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। हाँ माना बचपन से नहीं, लेकिन हाँ 10 साल की उम्र से मैं तुम्हें जानता हूँ, जब से तुम यूएस में आए थे। मुझे आज भी तुम्हारा वो बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा चेहरा याद है और तुम्हारी आंखें। सच में मैं डर गया था, इसीलिए मैंने 1 हफ्ते तक तुमसे करीबी बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारी उस पर्सनैलिटी से थोड़ा सा तो अट्रैक्ट हुआ था, इसीलिए मैंने पूरी कोशिश कर तुमसे फ्रेंडशिप करने की जुगाड़ की जब मैं और तुम एक साथ रूममेट बने थे। और कहीं ना कहीं मेरी वो जुगाड़ फिट बैठ ही गई क्योंकि फाइनली वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर बडीज दोस्त। एक के साथ उसने एकदम से ईबो के पास बम्प किया, लेकिन अगले ही पल हमारे अनटच्ड प्रिंस ने खुद को यांग से अलग कर लिया और वो दूर जाकर खड़ा हो गया। यांग ने लगभग अपना सर झटकते हुए कहा, तुम और तुम्हारी आदतें कभी नहीं बदलेगी, लेकिन वो सब बातें छोड़ो, सच बता मुझे, क्या सिर्फ यही एक मोटिव था कि तुम सिर्फ जान की हेल्प करना चाहते थे? इबो ने कहा, तुम पूछना क्या चाहते हो? यांग ने अब अपनी सीरियस टोन में कहा, लान वांग इबो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरी कॉलेज लाइफ में किसी के भी करीब नहीं गए, किसी के भी नहीं। और करीब जाना तो बहुत दूर की बात रही, तुमने कभी इसे सीधे मुंह बात तक
ब्रेक नहीं की, हमेशा से एक ऑरा मेंटेन रखा अपने पास, हमेशा से एक सेफ गार्ड रखा, एक बाउंड्री रखी, एक वॉल रखी जिसे कोई तोड़ कर अंदर नहीं जा सकता था। मुझे और हाउशान को कितनी तकलीफ हुई थी, कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, तब जाकर हम तुम्हारे फ्रेंड बन पाए थे। ये बात तुम भी जानते हो और मानते भी होंगे फॉर गॉड सेक। और अगर हम तुम्हारे फ्रेंड बन भी गए तो उसके बाद भी तुम्हारा नेचर बिल्कुल भी नहीं बदला, तुम अब भी हमारे साथ उतनी ही डिस्टेंट थे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे तुम खुलने लगे, लेकिन इतने भी नहीं। तुमने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया है इसका नंबर मेरे पास है भी नहीं। तुम उन सभी प्रपोजल्स के साथ रूथलेस थे, इनफैक्ट मर्सीलेस थे। तुम बहुत रूडली उन्हें मना कर देते थे, लेकिन एकदम से तुम्हारे अंदर का इंसान जाग जाता है, तुम्हारा वो कोल्ड ऑरा कहीं हवा में गायब हो जाता है और तुम वॉर्म बनकर, या यूँ कहो महात्मा बनकर, अपने एक ब्यूटीफुल से नहीं, अपने हेल्पलेस से कज़न की सहायता करने के लिए तुम उसको मैरिज प्रपोजल के लिए हाँ कर देते हो। क्या तुम मुझे पागल समझते हो वो? हाँ, अगर तुम समझते हो तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मैं बहुत शार्प माइंडेड हूँ और मेरे पास साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है और मैं साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, खासकर तुम्हारी, क्योंकि माय फ्रेंड मुझे ट्रिकी केस पसंद है और तुम मेरे उन फेवरेट केसेस में से एक हो। तो जल्दी मुझे बताओ, आखिर मोटिव क्या था? क्या हमेशा से यही वजह थी? यही वजह थी तुम्हें सब चीज़ से रोक रखा था? तुम्हारे दिल में था ना कुछ था जो बहुत अंदर तक दबा हुआ था, और वो अपॉर्चुनिटी उसका रास्ता थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कहते के साथ ही यांग चेयर पर बैठ गया था और वो लगभग स्टंट हो गया था। वो कुछ देर तक यांग को ऐसे ही दिखता रहा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखों को मोड़ लिया, खुद को खड़ा किया और वहीं बड़ी सी खिड़की के पास आकर वो खड़ा हो गया जहाँ से वो लगभग आधे शहर को देख सकता था। और देखे भी क्यों ना, आखिर वो बिल्डिंग थी उतनी ऊंची। कुछ देर तक वहाँ ऐसे ही शांति पसरी रहती है। यांग वहीं पर टेबल पर पड़े हुए एक ग्लास बॉल से खेल रहा था और ईबो की तरफ देख रहा था। फिर उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लानवांग ईबो, तुम मुझे शुरुआत से ही पसंद करते थे ना? यही वजह थी तुम्हारे इस कोल्ड नेचर की, तुम्हारे अंदर भरे हुए उस गुस्से की, तुम्हारे अंदर जो खड़ी हुई वॉल्स थी उसकी, है ना? ईबो ने कहा। यांग ने कहा, तुम मुझे चुप करा सकते हो पर तुम सच नहीं बदल सकते, क्योंकि सच्चाई यही है। ईबो, तुम्हारा वो शांत रहना, तुम्हारा वो गुस्सा, तुम्हारी वो फ्रस्ट्रेशन जो तुम वहाँ रात में बैठ के निकालते थे अपनी डायरी के साथ, अपने उन थॉट्स के साथ, जो अंधेरे में ही दूर तक दिखने पर तुम्हारी आंखों में नजर आते थे, क्या था? वो गुस्सा था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतना दूर भेज दिया उस शख्स से जिसे तुम पसंद करते थे, शुरुआत से ही जिसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो शख्स सिर्फ जिसके लिए तुम्हारी आंखों में वो वार्मनेस है जो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। मैंने वो सिर्फ एक दिन तुम्हें ऑब्जर्व किया, लेकिन मैं समझ गया तुम्हारी सिर्फ एक झलक से ही कि वो वही है जिसके लिए तुमने खुद को बंद कर लिया, और आज वही वो है जिसके लिए तुम खुद को एक बार फिर से खोल रहे हो। अब तुम लफ्ज़ों में ये बात कहो या ना कहो, लेकिन इससे पहले कि यांग कुछ भी कह पाता, एक धड़धड़ाती हुई आवाज़ उस रूम के ऊपर अपनी दस्तक देती है और अगले ही पल हाफ दौड़ता हुआ जहान उस रूम में दाखिल हो गया था और एकदम से सामने का नज़ारा देखकर वो रुक भी गया था वहीं एंट्रेंस पर, क्योंकि ईबो इस वक्त यांग से बात कर रहा था और ऑफिस में एक ज़रूरत से ज़्यादा शांति थी। लेकिन कब तक? तब तक जब तक कि जहान ने उस अफलातून तरीके से सरप्राइज नहीं कहा था, और उसका ये सरप्राइज देखकर कोई सरप्राइज हुआ हो या ना हुआ हो, जहान खुद सरप्राइज हो गया था। उसने अपनी कॉलर को ठीक करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपके पास कोई गेस्ट है। ये कहते वक्त उसने यांग की तरफ देखते हुए मुंह बनाया, लेकिन यांग तो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा ही खुश था। उसने तुरंत अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए जहान के बालों को रफल करते हुए कहा, ओह माय क्यूट बनी, तुमने अपनी इस ब्यूटीफुल अपीयरेंस के साथ मुझे सच में सरप्राइज दे दिया और तुम्हारा सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आया। माय फाइस्टी किटन, हिकत के साथ उसने जहान के बालों को हल्का सा रफल किया। जहान ने लगभग अपनी इरिटेटिंग टोन में कहा, मैंने ये सरप्राइज आपको नहीं गा को दिया है, और दूसरी बात, मेरे बालों से दूर रहिए, मैंने अभी तो उन्हें बनाया है, हाँ आप उन्हें खराब कर देंगे। ये कहते हुए जहान अपने बालों को ठीक करने लगा और अब यांग को पूरी तरीके से वहाँ पर से छोड़कर वो ईबो के पास आ गया था और वहीं अपने टिफिन को उसने रखते हुए कहा, गा गुड मॉर्निंग। ईबो जो अभी भी कहीं ना कहीं यांग के सवालों में उलझा हुआ था और जहान की इस अनएक्सपेक्टेड विजिट से शॉक था, वो जहान के सवाल को सुन ही नहीं पाया। उसकी गुड मॉर्निंग की ग्रीटिंग्स जैसे कि हवा में ही लटकी हुई रह गई थी। लेकिन अगले ही पल यांग ने आगे आते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, लेकिन अगर गुड मॉर्निंग होनी भी तो चाहिए। माय पुअर बेबी, गुड मॉर्निंग होके कब के जा चुकी है, अब तो आफ्टरनून का समय हो चुका है, गौर से देखो घड़ी में शायद 2 बजने वाले हैं। ये कहते हुए जहान के बगल में आकर खड़ा हो चुका था। जहान ने कहा, आप प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कीजिए ना, मैं गा को गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ क्योंकि गा को मैं मिला नहीं था ना, और चाहे गुड मॉर्निंग हो या ना हो, गा के लिए गुड मॉर्निंग है क्योंकि मैं उन्हें गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। समझ में आया आपको? हाँ, आपको कैसे समझ आएगा कि ये मेरे और मेरे गा के बीच की बात है, तो आप दूर रहिए। शू शू शू, ये कहते हुए उसने यांग को लगभग शू कर दिया था। वहीं ईबो जो अपने स्टान से बाहर आया था, उसने कहा, जहान गुड मॉर्निंग, लेकिन
तुम अचानक से, सब कुछ ठीक तो है? ये कहते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया था। जान ने भी बैठते हुए कहा, हाँ हाँ कहा, सब कुछ ठीक है, मैं तो बस अपने हस्बैंड से मिलने आया था। ये कहते हुए उसने लगभग ब्लूमिंग की तरह स्माइल किया और इबो को लगभग झटका सा लग गया। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि क्या करे, हमारे पुअर बेबी को अभी भी जान के मुँह से इतनी फ्रॉन्टली हस्बैंड सुनने की आदत जो नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा सा हल्का सा एम्बैरेस था। इसीलिए उसने अपनी आंखों को इधर उधर करते हुए और ज़बरदस्ती फाइलों को उठाते हुए कहा, ठीक है तो तुम, क्या हुआ, कोई काम था? ये कहते हुए वो अभी भी जान से हल्का सा नजर चुरा रहा था और ये चीज़ फैंशन को बहुत जोर से हंसी दे रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि भी यही फ्लोर पर लेट कर वो जोर जोर से हंसे अपनी फ्रेंड की इस अजीब सी हरकत पर। हाँ, ये जीबो तो ईबो ही है, जरा सी बात ने उसको कितना ज़्यादा अजीब कर दिया है। सिर्फ जान ने हस्बैंड ही तो कहा है, अगर जान ने ईबो से 2-3 और स्वीट बातें कह दी और सेडक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया तो ईबो को क्या होगा? क्या वो यहीं इस बड़ी सी मंजिल से छलांग लगा देगा ताकि वो खुद को होश में रख सके? यही सोचकर यंग जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वो अपने इसी को रोक ही नहीं पाया, क्योंकि ये हस्बैंड और हस्बैंड की जोड़ी बहुत यूनिक है कि दोनों कैसे बैठे हुए हैं एक दूसरे की तरफ। जब जान ने यंग की ऐसी हंसी सुनी तो उसने लगभग यंग की तरफ घूरते हुए कहा, आप हंसना बंद कीजिए, और आप हंस क्यों रहे हैं? और उससे बड़ी बात, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, मैं आपका इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। पर जो दूर चला जाए और जान की बातों को सीरियसली ले ले, वो यंग कहा। उसने तो खुद को इनवाइट करते हुए जान के बगल में बैठते हुए कहा, ऐसे कैसे मैं चला जाऊँ जब मुझे इतनी टेस्टी खाने की खुशबू आ रही है? डेफिनेटली तुम कुछ तो लेकर आए हो, तुम घर का खाना लाए हो ना, प्लीज़ मुझे दो ना। ये कहते हुए वो जान का टिफिन लगभग छीनने लगा। जान ने कहा, ये आपके लिए नहीं है। ये कहते हुए जान ने उस टिफिन को बहुत प्रोटेक्टिवली पकड़ लिया था। यंग ने जब जान का ऐसा फेस देखा तो उसने मुंह बनाते हुए खुद को लगभग ऐसे कर लिया जैसे कि वो बहुत सैड है और जान के वर्ड से हर्ट है। और उसका ऐसा जेस्चर देखकर जान को थोड़ा सा बुरा लगा। उसे लगा उसने कुछ ज़्यादा ओवर कर दिया। और वहीं ईबो सिर्फ अपना सर झटक रहा था, क्योंकि वो अपने फ्रेंड की सारी हरकतों को जानता था। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान तुम उस पर ध्यान मत दो। लेकिन जान जो दिल पर बात ले चुका था, उसने कहा, गा क्या क्या आपके फ्रेंड नाराज़ हो गए हैं? अगर हो गए हैं तो, पर इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कह पाता, यंग ने कहा, उससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो, ऑफ कोर्स मैं हर्ट हूँ। तुम मुझसे खाने के लिए कैसे मना कर सकते हो? घर का खाना खाने के लिए मैं कितना ज़्यादा तरसता हूँ, कितना ज़्यादा। कोई मुझे पूछने वाला ही नहीं है घर का खाने के लिए। ये कहते हुए यंग अपना दुख सुनाने लगा, वो दुख जो उसके मन में बचपन से है। लेकिन क्या वो दुख है? ये बात तो सिर्फ ईबो ही जानता था। और वो यंग को ऐसे दिख रहा था जैसे कि वो कोई ड्रामा दिख रहा हो। जान ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं आपको दूंगा ना, आपके साथ शेयर करूंगा, मैं भी खोलता हूँ। ये कहते के साथ जान ने उस टिफिन को खोल दिया और पूरा अरोमा उस डिलीशियस खाने का कैबिन में फैल चुका था। और ईबो भी कहीं ना कहीं अपना ध्यान अब उस खाने की तरफ लगा रहा था। और जान एक एक कर पूरा टिफिन उस टेबल पर सजाने लगा। जान ने कहा, गा मैं आपके लिए लंच लेकर आया था, मैंने शुमा से स्पेशली कहा था कि आपकी फेवरेट डिशेस बनाएं। ये कहते हुए उसने पूरे लंच को वहाँ लगा दिया। यंग ने लगभग चीखते हुए कहा, माय गॉड, इतना सारा खाना, कितना डिलीशियस है ये। हाँ ये रेमन, हाँ ये पास्ता, वाह सैंडविच भी है। पर मुझे तो ये फ्राइड राइस और श्रिम्प खाने हैं, ये कितने ज़्यादा माउथ वाटरिंग लग रहे हैं। ये कहते हुए इससे पहले कि यंग अपना हाथ उस सैंडविच को लेने के लिए बढ़ाता, सारे तुरंत उसके हाथ पर स्लैप करते हुए कहा, आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन ये सैंडविच नहीं, ये मैंने स्पेशली गा के लिए बनाए हैं। ये कहते हुए जान ने उस सैंडविच को अपने पास लगभग छुपा लिया था। यंग ने कहा, क्या तुमने बनाए हैं? जान ने कहा, हाँ मैंने बनाए हैं गा के लिए स्पेशली। ईबो ने कहा, जान? वहीं जान का पूरा फेस रेड हो गया था। उसने इतनी मेहनत कर ये आड़े टेढ़े से सैंडविच बनाए हैं, हाथ देखने में थोड़े से ज़्यादा अजीब है, लेकिन उसने मेहनत से बनाए हैं और स्पेशली ईबो के लिए बनाए हैं। पर वो बात अलग है कि अब यंग के सामने उसे उस सैंडविच को रखने में थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, क्योंकि इस सब खूबसूरत खाने के बीच में उसके सैंडविच थोड़े से अनटाइडी लग रहे थे। इसीलिए उसने उस सैंडविच की प्लेट को थोड़ा साइड कर लिया। वहीं ईबो ने कहा, जान? जान ने कहा, ग। ईबो ने कहा, अगर तुमने मेरे लिए बनाया है तो दो ना। ये कहते हुए वो प्लेट की तरफ देखने लगा जिसमें अभी भी जान ने अपना हाथ रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ यंग तो खाने में बिजी हो चुका था। उसे तुरंत फ्राइड राइस लिए, वहीं से श्रिम्प उठाया और थोड़ी सी सोया सॉस डालकर वो आराम से खाने लगा। उसने लगभग खाने को मंच करते हुए कहा, माय गॉड कितना टेस्टी खाना है। हाँ माना ईबो के खाने की तरह नहीं, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू जान, तुमने मेरा दिन बना दिया। ये कहते हुए वो पूरा मुंह भरकर खाना खा रहा था और ऐसे खा रहा था जैसे कि इसने जन्मों से खाना नहीं खाया है। जान ने कहा, आप थोड़ा काम डाउन होकर खा लीजिए और बात में कर सकते हैं, आप खाना कहीं नहीं जा रहा। ये कहते हुए जान यंग को समझाने लगा, लेकिन यंग तो अपनी ही दुनिया में था। वो इस वक्त हाउसवान की कॉपी लग रहा था। उन दोनों पर से ध्यान हटाते हुए फाइनली ईबो ने अपना गला साफ करते हुए कहा, उसको छोड़ो, तुम बताओ। दो जान, मुझे टेस्ट करना है, तुमने बनाया है ना? जान ने कहा, आर यू श्योर? ये कहते हुए उसे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स आई एम श्योर, तुमने अच्छा ही बनाया होगा, कम ऑन, तुमने कोशिश की है, लेट्स ट्राई इट। ये कहते हुए ईबो बहुत जनरली बात कर रहा था और उसने टेबल पर अपने साइड से जगह कर दी थी ताकि वो जान के सैंडविच को वहाँ पर प्लेस कर सके। जान ने थोड़ा सा अपने आप को मनाते हुए फाइनली वो प्लेट वहाँ रख दी थी। वो सैंडविच थोड़ा सा हल्का सा जला हुआ था, जिसमें से टमाटर बाहर झांक रहे थे, थोड़ी सी
मेयोनीज और सॉस थी जो हल्की सी अनटाइडी होकर वही प्लेट पर लगी हुई थी, लेकिन सैंडविच पूरी तरीके से फुलफिलिंग लग रहा था। जहान ने कहा, एक्चुअली मैंने बस शुमा से पूछा था कि आपकी फेवरेट फिलिंग्स क्या हैं, स्टफिंग्स क्या हैं, और उनको देखकर मैंने सैंडविच तैयार किया है। आप टेस्ट कर देखिए, अगर अच्छा ना लगे तो प्लीज़ मत। पर इससे पहले जान कुछ भी कहता, उसने देखा कि मैंने पूरा माउथ फुल कर उस सैंडविच का एक पीस लिया और उसकी बाइट को देखते हुए जान भी लगभग एकदम से चौंक गया। उसने गल्प किया, बस इंतजार कर रहा था ईबो के अभी उस सैंडविच को अपने मुंह से बाहर थूकने का, लेकिन सामने की सीनरी तो बिल्कुल ही अलग थी। देखते ही देखते ईबो ने वो पूरा सैंडविच खत्म कर दिया था, वो भी रिकॉर्ड टाइम के अंदर। जान ने अब से पहले ईबो को इतना फास्ट खाते हुए नहीं देखा। उसे तो अब सच में ऐसा लग रहा था ये तीनों दोस्त एक से बढ़कर एक हो गए हैं, लेकिन उसके गा उनके दोस्तों के जैसे कब बन गए। जान वहाँ ऐसे ऑकवर्डली बैठता रहा। तभी यांग ने कहा, हो कम ऑन क्यूट बनी, तुम भी खाना शुरू करो वरना हम सब ये सब खत्म कर देंगे, जल्दी खाओ वरना मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए उसने और ज़्यादा सामान अपनी प्लेट में रख लिया था। जान ने कहा, हाँ मैं खा रहा हूँ, वैसे चिंता मत कीजिए, मैं खा कर आया हूँ, आप चाहें तो ये भी खा सकते हैं, बस गा के लिए थोड़ा छोड़ देना। ये कहते हुए जान हेजिटेटली कह रहा था कहीं यांग को फिर से बुरा लग गया तो। वहीं यांग तो फुल मौज में खा रहा था, वहीं ईबो भी थोड़ा खाना सब टेस्ट कर रहा था। ईबो कभी भी खाने में पिकी नहीं है, लेकिन वो कुछ वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं करता, जैसे कि आज भी वो अपनी प्लेट से ब्रोकली और कैरेट को निकालकर अलग रख देता है। और जानिए देखकर लगभग खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने कहा, आप आज भी नहीं बदले ना, हम बचपन में भी ऐसे ही करते थे और आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। हमेशा माँ आपको डांट कर चिल्लाती थी, लेकिन आप ये कहते जानिए तुमसे रुक गया। हाँ, जितने टाइम के बाद उसने अपनी माँ का जिक्र किया है और ईबो भी खाते खाते रुक गया। उसने जान की आंखों में देखा और फिर कहा, हाँ आंट शाओ बहुत अच्छी थी, वो हमेशा नई नई ट्रिक्स ढूंढती थी जिससे कि वो मुझे ही सारी वेजिटेबल्स खिला सके, लेकिन मैं हमेशा उनकी इस ट्रिक को ढूंढ लेता था, सभी खाने में से निकाल कर ही सारी वेजिटेबल्स अलग कर देता था। और वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करती थी, लेकिन प्यार से, क्योंकि अगले ही पल वो मुझे मेरी फेवरेट डिश बना कर देती थी। सच में बहुत ग्रेट थी जान। ये कहते हुए ईबो ने एक वार्म स्माइल दी। जान ने कहा, माँ बहुत अच्छी थी और आपसे बहुत प्यार करती थी, कहा बहुत ज़्यादा। ये कहते हुए जान मुस्कुराने लगा और ईबो ने सिर्फ अपना सर झटक लिया और वो खाना खाने लगा। वो उन ओल्ड मेमोरीज को याद करने लगा जो सच में एक वार्मनेस थी, जो उसके हार्ट में एक बहुत बड़ी जगह रखती हैं। फिर वो शाओ का पल हो या फिर जान के साथ बिताया हुआ कोई भी पल। और ईबो के सारे जेस्चर्स को कहीं ना कहीं यांग चोरी चोरी कर देख रहा था। जान से उसकी बात करने का तरीका, उसकी नज़रों का झुकना, ऊपर उठना, उसके कानों का पिंक होना, बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होना, वो सब कुछ यांग बिल्कुल अपने शार्प माइंड से नोट कर रहा था। अगर करे भी क्यों ना, वो एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा प्रोफेसर जो है, और कहीं ना कहीं वो एक साइकेट्रिस्ट भी है, जिसका मेजर है, जिसकी वो पढ़ाई कर रहा है। और हो भी क्यों ना, ईबो उसका हमेशा से फेवरेट और ट्रिकी केस रहा है, जिसके साथ उसे खेलने में और सुलझाने में बहुत मज़ा आता है। फाइनली लगभग 1 घंटे के बाद वो इतना मैसी हैसी सा लंच खत्म हो चुका था। फाइनली जान ने पूरी हिम्मत कर वो इनविटेशन कार्ड अपने उस कार्ड में से बाहर निकाला और ईबो के पास सरका दिया। ईबो अभी सिर्फ अपना फेस साफ कर ही रहा था और गोल्डन से कार्ड को देखकर रुक गया। उसने कहा, ये क्या है? जान ने अपनी नज़रों को झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, Will you be my date? So that's it for today. Hey everyone, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? What do you think? क्या होगा ईबो का रिप्लाई जान के इनोसेंट से क्वेश्चन पर? Will you be my date? क्या ईबो कहेगा yes? या फिर वो काम का बहाना क्या कर इस पूरी सिचुएशन से दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि यांग तो उसके सामने बैठा हुआ है अपनी नज़रों को खड़ाए हुए। तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में? मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा, हमारे क्यूट और फ्लफी सा पार्ट। क्या आप लोग भी जान के पहले प्यार के नशे को फील कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा मुझे आपको इस स्टोरी लाइन और इस चैप्टर कैसा लग रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दिया कीजिए, एटलीस्ट 1K लाइक तक तो पहुँचा दिया कीजिए। कितनी बार मैं कहूँ, फिर आप लोग सुनते ही नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे कि ये पार्ट कहीं थिन एयर में वैनिश हो जाता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।